जो वोटर हमारा जो इलेक्शन का जो ये है बायस अनबायस इलेक्शन बिहार में हो पाएंगे। और ये जो झगड़े हैं, जो फेक वोट्स हैं, जो लोग नहीं हैं या जो बाहर से आए हैं, जो छद्म रूप से नागरिकता हासिल करके या वोटर लिस्ट में घुसे पड़े हैं, वो सब कहीं न कहीं वो चेक हो जाएगा और हमारे प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये आवश्यक भी है। वोट की प्रक्रिया है, अगर आपको गलत तरीके से आपको निकाला गया वोटर लिस्ट से, तो आपके पास पूरे अधिकार हैं। आप उसको अपने जो वोटिंग पावर है, नागरिकता है या जो वोटर लिस्ट में आपका नाम हटाया गया है, उसको वापस रिस्टोर करा सकते हैं। स्वराज पोस्ट देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अभिनव कुमार। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया कि बिहार में पुनरीक्षण चल रहा है, जिसको लेकर राजनीति काफी तूल पकड़ती जा रही है। अब ये पूरा मामला बिहार से उठकर सुप्रीम कोर्ट में आ गया। सुप्रीम कोर्ट में कल इस पे सुनवाई भी हुई। सुनवाई में क्या कुछ हुआ, इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सीनियर अधिवक्ता उमेश शर्मा जी इस लाइन से समझने का प्रयास करेंगे कि कल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को उसमें ऐड कर लेना चाहिए पुनरीक्षण में, लेकिन चुनाव आयोग को यह आदेश नहीं दिया गया है कि आप उसको ऐड करिए। ये एक सुझाव दिया गया है। सबसे पहले तो सर वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर कैसे देख रहे हैं ये जो जिस तरीके से सुनवाई कल हुई सुप्रीम कोर्ट में पुनरीक्षण को लेके, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? इलेक्शन कमीशन जो पुनरीक्षण कर रहा है, ये सही कर रहा है या गलत कर रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन बनाया ही इस काम के लिए गया है। उसका सतत काम है कि आप डेटाबेस जो सिटीजन जो वोटर होते हैं, जो हमारे देश के नागरिक हैं, उनको अपडेट करते रहें, उनका निरीक्षण करें, पुनर्निरीक्षण करें। बहुत सारे प्रावधान हैं। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है हमारा 1951 का, उसमें बहुत सारे प्रावधान हैं और इलेक्शन कमीशन को इसलिए इंडिपेंडेंट बनाया भी गया है कि वो सतत प्रक्रिया अपनाकर और ये कांस्टेंट एक प्रोसेस है। जैसे जो भी वोटर होते हैं, कई लोग गुजर जाते हैं, दुनिया में नहीं रहते या माइग्रेट कर जाते हैं, तो उनका नाम वहां से हटाया जाना चाहिए। प्लस जो 18 साल से ऊपर के हो रहे हैं, उनका नाम जोड़ा जाता है। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस है जिसको कि इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि उसको करता रहे। और आप देखेंगे कि हमारे देश में जो संवैधानिक व्यवस्था इलेक्शन कमीशन की बनाई गई है, उसमें राज्य का भी इलेक्शन कमीशन होता है और केंद्र का इलेक्शन कमीशन है। तो केंद्र का इलेक्शन कमीशन और राज्य का इलेक्शन कमीशन दोनों इस डेटाबेस को मेंटेन करते हैं, बनाते हैं। और ऐसी भी बात उठ भी रही है कि दोनों डेटाबेस एक हो जाना चाहिए। अब मूल बात यह है कि भारत में जो नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार है, और जो भारत का नागरिक नहीं है, अगर वो गलत तरीके से नागरिकता उसने ली है, तो वोट का अधिकार उसको अगर हम दे देंगे, तो जो हमारा प्रजातंत्र का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं बिगड़ जाएगा। तो अभी आपने जैसा बोला कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई में ये भी कहा कि आप आधार को चाहे तो बेस बना सकते हैं, लेकिन आधार को लेकर बहुत सारी बातें पहले से चल रही है। एक जजमेंट भी है पुट्टुस्वामी की, जिसमें ये कहा गया था कि आधार को आप मैंडेटरी नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, तो मुझे लगता है कि उसको ध्यान में रखते हुए ये कहा गया होगा। लेकिन अब जो प्रक्रिया अभी जो बिहार के चुनाव के में जो समस्या उठ रही है, वो ये है कि इलेक्शन कमीशन वहां पर जो पुनर्निरीक्षण कर रहा है, इसका मतलब वेरिफिकेशन हो रहा है। आपके यहाँ आएंगे, आपका वोटर लिस्ट मांगेंगे या आपके पिताजी का एक्सट्रैक्ट मांगेंगे कि उसमें आपके पिताजी का नाम पहले के में वोटर लिस्ट में था या नहीं था। और ये कहीं ना कहीं नागरिकता से जुड़ा है और ये कानूनी रूप से मुझे लगता है सही भी है कि अगर आप भारत के नागरिक नहीं हैं या आपने छद्म रूप से कहीं धोखा देकर या कोई फर्जरी करके या कुछ न कुछ गड़बड़ करके नागरिकता हासिल की है, तो उसके बेसिस पे अगर आपको वोट का अधिकार दे दिया जाएगा, तो जो हमारा प्रजातंत्र है वो उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं डगमगाएगी। बाहरी आदमी, विदेशी आदमी जो भी है, बिहार में ये ऐसा देखने में भी आ रहा है और ऐसा महसूस भी कर सकते हैं आप कि जो नागरिक नहीं है देश का, उसको वोट देने का अधिकार नहीं है। कानूनी रूप से ये प्रावधान है, लेकिन उसको बाईपास करने के लिए, उसको कहीं से मैनिपुलेट करने के लिए बहुत सारी चीज़ें लोगों ने कर रखी है, नेताओं ने कर रखी है। अपना वोट बैंक, जो एक कॉमन शब्द हम सुनते हैं, वोट बैंक बना रखा है। तो ये बिहार में भी आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ दूसरे राज्यों में जहां इलेक्शन हो रहा है, वहाँ इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हम इनका वेरिफिकेशन करेंगे
और बिहार में इसको लेकर बवेला ज़्यादा मचा है, क्योंकि बिहार का जो सीमांचल क्षेत्र है, पूर्णिया, अररिया का जो क्षेत्र है, वहाँ पर पहले बांग्लादेश के लोग आए थे, उनको बसाया गया। उसके बाद एक सिलसिला चल पड़ा, जब बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बाहर भारत के नागरिक नहीं है, वो उनका एक रूट बन गया, वहाँ पर एक सिंडिकेट बन गया, उनको गलत नागरिकता दिलाया गया, गलत कागज बनाए गए, गलत तरीके से बन गए, अब उनके बच्चे हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है जो भारत में पैदा हुआ वो भारत का नागरिक हो जाएगा। तो ये कहीं न कहीं एक गलत होता चला गया। और 2003 में यूपीए सरकार ने बनाया था, जो एनआरसी में एंट्री होगी सबकी, एनपीआर बनेगा, तो इलेक्शन कमीशन ने उस पे कार्रवाई उस वक़्त की नहीं की, करते-करते जो हमारे प्रक्रिया में जो डिले होता है उसकी वजह से ये मुझे ऐसा लगता है कि अब इलेक्शन कमीशन अब इस चीज़ को लागू करने में चल पड़ रहा है। तो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है जिनका वोट बैंक बना हुआ है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाहर से लाकर, नकली वोट बनाकर, गलत-सलत वोट बनाकर, या बहुत सारे जो वहाँ का रेशियो है पॉपुलेशन का वो बिगाड़ कर, तो उनके पेट में दर्द तो ज़ाहिर-सी बात है होगा ही। लेकिन मूल समस्या ये है कि जो नागरिकता है, उसका वेरिफ़िकेशन होना ही चाहिए, और मुझे लगता है कि ये वेरिफ़िकेशन होगा, तब जाके जो वोटर हमारा जो इलेक्शन का जो ये है अनबायस्ड इलेक्शन बिहार में हो पाएंगे। जो वोटर्स की रिगिंग होती है, जो रिलीजियस लाइन पर जो पोलराइजेशन हो जाता है, वो सब रुकेगा। तो एक तरह से ये इलेक्शन कमीशन का ये कदम कानून संगत भी है, और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जस्टिफाइड भी है। लेकिन सर आप सर कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन का ये जो फैसला ये कानून संगत है, लेकिन यहीं पे विपक्ष के तमाम लोग सर कह रहे हैं कि बाढ़ का मौसम है, कागज ही नहीं बचा, सीमांचल और कोसी के क्षेत्र के जितने भी लोग हैं उनके पास कागज ही नहीं है, उनको कैसे अब क्या किया जाए? देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, कागज़ नहीं बचा, वो उनसे कागज़ माँगा जाएगा तो वो नहीं दिखा पाएँगे। लेकिन आप इस बात को मत भूलिएगा कि जो वहाँ के जो सरकारी ऑफ़िस हैं, जहाँ पर इनका बर्थ और डेथ का सर्टिफ़िकेट होता है, वहाँ से ये कागज़ निकाले जा सकते हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन तो कह रहा है कि आपका पहले के वोटर लिस्ट में नाम था तो वो दिखाइए, और आपका नहीं था, या आप अभी आए हैं, या अभी 18 साल के हुए हैं तो आपके पिताजी का था, माताजी का था, किसी का दिखाइए। तो इसमें तो कोई विसंगति नहीं दिखाई दे रही है। वो इलेक्शन जो वोटर लिस्ट है वो इलेक्शन कमीशन के परमानेंट डॉक्यूमेंट्स में से होता है, राज्य के रिकॉर्ड्स में होता है। अगर किसी का रिकॉर्ड खो गया है, वोटर आई कार्ड खो गया है, हो सकता है कि उसको असुविधा हो, लेकिन ये निरीक्षण का तरीका आखिरकार सरकार या इलेक्शन कमीशन कैसे निरीक्षण इन चीज़ों का करेगी, तो ये एक तरीका अपनाया गया है, जिसमें कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो राजनीतिक कारणों से कह रही हैं कि कोसी के क्षेत्र में कागज़ बह गए, लोगों के पास कागज़ नहीं है। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा लॉजिकल नहीं लगती हैं, और मुझे लगता है कि इनको नज़रअंदाज भी किया जा सकता है। भारत की जो अभी हमारा जो फ़ेज़ चल रहा है, जिसमें कि हम अभी आधार बेस्ड भी पॉपुलेशन को नहीं बना पाए हैं, एनपीआर भी नहीं हो पाया है, एनआरसी भी नहीं हो पाई है। तो ये जो बवाल हुए थे वो अब आपको दिखाई देगा कि भारत सरकार ने इन चीज़ों को लेकर क्यों सख्ताई बरती थी, क्यों भारत सरकार करना चाह रही थी कि एनआरसी, एनपीआर होना चाहिए। तो अगर वो होता तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड में होगा, परमानेंट रिकॉर्ड होगा, और किसी बाढ़ में कहीं भी बह जाए वो कहीं न कहीं केंद्र के लेवल से या राज्य के, स्टेट के हेडक्वार्टर्स के लेवल से वो चीज़ निकल जाएगी। और ये जो झगड़े हैं, जो फेक वोट्स हैं, जो लोग नहीं हैं या जो बाहर से आए हैं, जो छद्म रूप से नागरिकता हासिल करके या वोटर लिस्ट में घुसे पड़े हैं, वो सब कहीं न कहीं वो चेक हो जाएगा, और हमारे प्रजातंत्र को बचाने के लिए ये आवश्यक भी है। अच्छा सर, आधार कार्ड को लेके विपक्ष की भी आपत्ति, विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि आधार कार्ड को इसमें ऐड किया जाइए, लेकिन कल जब वहाँ बहस चल रही थी तो उसमें चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया कि आधार कार्ड आपका पहचान पत्र हो सकता है, वो नागरिकता का प्रमाण नहीं है। इसको लेके विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि आधार कार्ड तो फिर आप लोगों ने आधार कार्ड बनवाया ही क्यों, जब वो डॉक्यूमेंट ही जब आपका पहचान नहीं बता सकता, तो फिर वो गलत है आधार कार्ड बनाना। देखिए, इसको जरा गौर से समझेंगे। आधार किसी का कैसे बनता है? आप किसी सेंटर पर जाते हैं, आधार के सेंटर पर, वहाँ पर
अपनी जानकारी एक फॉर्म में भर के देते हैं, वो वेरीफाई तो नहीं होता। वो उनका कर्मचारी आकर आपके घर में या आपके थाने में या आपके ग्राम प्रधान से कोई सर्टिफिकेशन तो नहीं करता, वेरीफाई नहीं होता। तो ऐसे चांसेस हैं, ये चीज़ पहले भी इस बहस में आ चुकी है कि आधार को एक कंक्लूसिव प्रूफ आप नहीं मान सकते। ये मान सकते हैं कि ये जो एड्रेस दिया है, ये एक आइडेंटिफिकेशन का है। और आप देखेंगे आधार जो इशू किया है जिस संस्था ने, उसका नाम भी यूनिक आइडेंटिफिकेशन है। तो इस तरह से इस आधार को ही बेस बनाकर आप वोटर लिस्ट नहीं बना सकते। हो सकता है आधार में जो जानकारी दी गई है वो गलत दी गई है, क्रॉस चेक सब कुछ किया जा सकता है। और अब जो आईटी के जो टूल्स आ गए हैं उसके अंतर्गत बहुत कुछ क्रॉस चेक किया जा सकता है। जब हमारा एनपीआर या एनआरसी होगा या जो हमारे बायोमेट्रिक से सबके होंगे, वो डेटाबेस जो बनेगा वो जाकर एक कंक्लूसिव डेटाबेस हो जाएगा, साइंटिफिक डेटाबेस हो जाएगा। उसमें से डुप्लीकेशन को आराम से हटाया जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा विवाद का विषय रहा है। हमेशा इलेक्शन कमीशन जब भी अपडेशन करने की कोशिश करती है किसी राज्य में चुनाव को लेकर, या जब भी लोकसभा के समय के चुनाव के समय में जब ये चीज़ें होती है, तो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इससे परेशानी हो जाती है। और अभी तक कोई कंक्लूसिव ऐसा नहीं टूल निकाल पाई है इलेक्शन कमीशन कि हमारे देश में कोई डुप्लीकेट वोट ना हो या कोई घुसपैठिए का वोट ना बना हो। अगर बना है तो वो चेक हो जाएगा। इसके बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे राजनीतिक कारण हो सकते हैं, सामाजिक कारण हो सकते हैं, बहुत सारे धार्मिक कारण भी हो सकते हैं। तो इन सब को देखते हुए ही कोर्ट कोई आदेश करती है। और इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि जो गिवन सर्कमस्टांसेस है, जो हालात अभी है, जो वोटर बैंक उनके पास आया है, वोटर लिस्ट आई है, उसको ही वो क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं, वेरिफिकेशन करना चाह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स समस्या के रूप में है। फील्ड में जाकर कोर्ट में आकर बहस करना आसान है, लेकिन फील्ड में जाकर जब आप वेरीफाई करने जाएंगे, कोई आदमी कहीं बैठा हुआ है, मान लीजिए पूर्णिया के क्षेत्र में आप जाते हैं, आपको लगा कि बैठा हुआ है, तो आप उससे पूछते हैं तो वो कहेगा हम तो यही रहते हैं। वो अपना कोई डॉक्यूमेंट दिखा देगा, कुछ भी दिखा देगा, उसका इलेक्शन कार्ड दिखा देगा। तो आपके पास कोई जरिया नहीं है कि आप जान पाए। और आपकी मजबूरी है, इलेक्शन कमीशन की भी मजबूरी है कि उसको वोटर लिस्ट में रहना ही देना पड़ेगा। अगर उसके बच्चे पैदा हो गए हैं तो बाय बर्थ सिटीजनशिप उनको मिल गई है, चाहे वो घुसपैठिया हो, लेकिन उनके बच्चों को नागरिकता देनी पड़ेगी भारत सरकार की। वोटर जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसको वोटर लिस्ट में डालना भी पड़ेगा। तो 1971 से जो ये प्रक्रिया चल रही है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें बिहार में ज़्यादा परिलक्षित हो रही है, ज़्यादा कॉन्स्पिक्यूअस भी है, लेकिन पूरे भारत में ये समस्या है। अच्छा सर, आखिरी में हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से विपक्ष के तमाम लोग कह रहे हैं कि लोगों से वो मताधिकार छीना जा रहा है, आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन अब लोगों से मताधिकार छीनने का प्रयास कर रहा है, ये या सिर्फ ये एक एजेंडा सेट करने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, मुझे जो कानूनी अभी जो इलेक्शन कमीशन का तरीका है और जो कानूनी प्रावधान है, उसके अंतर्गत आप किसी तरह का कोई कागज कहीं भी देकर आपको वोट देने का अधिकार दे दिया जाता है। सबसे पहले तो वोटर लिस्ट में आपका नाम ऐड हो जाता है। तो ये कहना कि मताधिकार छीना जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक वक्तव्य ही दिखाई देता है। इतना आसान नहीं है छीनना। जबकि देखा ये जाएगा कि जिनको वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए था वो लोग भी वोटर लिस्ट में हैं। और अगर उनको स्ट्राइक ऑफ किया जाता है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जा रहा है, तो मताधिकार नहीं छीना जा रहा है। और इसकी पूरी प्रक्रिया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में प्रक्रिया है, इसके अलावा कोर्ट की प्रक्रिया है। अगर आपको गलत तरीके से आपको निकाला गया वोटर लिस्ट से, तो आपके पास पूरे अधिकार है, आप उसको अपने जो वोटिंग पावर है, नागरिकता है, या जो वोटर लिस्ट में आपका नाम हटाया गया है उसको वापस रिस्टोर करा सकते हैं। अगर कानूनी रूप से सही है तो इसको लेकर जो ये बातें, मुझे तो लगता है कि राजनीति से ज़्यादा प्रेरित है, कानूनी इनमें बहुत ज़्यादा दम नहीं है। वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इस पूरी बातचीत पर क्या कुछ सोचते हैं? आपको बता दें कि ये पुनर्निरीक्षण का जो मामला है, इसकी अगली सुनवाई 28 जुलाई को होने वाली है। और आप लोग इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, कमेंट में और प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। नमस्कार।